कि आज से अभी से अगर नीट 2026 की तैयारी की शुरुआत की जाए तो परफेक्ट 720 और 720 लाया जा सकता है। यानी कि मैम आप ये समझिए कि हमारी क्लास 11 तो ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुकी है, तो क्या उस बर्बाद क्लास 11 के बावजूद भी हम एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज के सपने देख सकते हैं? क्या हम अभी भी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट AIR जैसे सपने देख सकते हैं? वेल देखो यार, एक बात तो तय है कि बिना क्लास 11 के आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ क्लास 12 के भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल तुम्हारे सर के ऊपर से जाने वाले हैं, अगर तो क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स पर आपकी कमांड नहीं होगी। लेकिन यार ठान ली जाए तो फिर क्या नहीं किया जा सकता है ना। मैं आपको बता दूं, मेरे अपने ही खुद के बैच के ऐसे इसी साल के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनकी क्लास 11 बिल्कुल पूरे हद तक वेस्ट हो चुकी थी। बट देन यार आज वो इस हद तक कॉन्फिडेंट है कि नीट 2025 एग्जाम में 160 प्लस तो हर हाल में स्कोर कर ही रहे होंगे। और ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ रहा है उनके रीसेंट जो मॉक टेस्ट वो दे रहे हैं उसके मार्क्स से। और ऐसे यार बहुत सारे पहले भी हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनकी क्लास 12 जिनकी क्लास 11th में सेम एग्जैक्टली आज जैसी आपकी सिचुएशन है वैसी रहती है। बट देन यार जहां उन्होंने अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाया, सही फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, सारी गलतियों को एलिमिनेट करते गए, तो यार वो भी इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक कर पाए हैं। तो बेसिकली आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि यार ये वीडियो तुम्हारी उस बर्बाद क्लास 11th को भी बचा सकता है और साथ ही साथ वापस तुम्हें ट्रैक पर लेकर आ सकता है, सच दैट तुम्हारे अंदर भी सबसे पहले तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि यस आप भी अपने इस पहले अटेम्प्ट के साथ इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लास 11th क्लास 12 की साल भर की ड्यूरेशन में आप सिलेबस कंप्लीशन भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम प्रॉपरली 12th के बोर्ड्स पर भी फोकस कर पाओगे। तो बेसिकली अगर आप नीट और बोर्ड्स को मैनेज कैसे करेंगे उसके बारे में स्ट्रेस्ड हो तो उसको भी कर पाओगे। बस ध्यान से सुना कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो करें। और इसी के साथ यार वीडियो पर ना अपनी अटेंडेंस लगा देना, वीडियो को लाइक मार्क कर अगर तो आप एक नीट 2026 एस्पिरेंट हैं। बेटा सबसे पहले तो ना मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, इससे पहले कि प्रॉपर वो लॉजिकल स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि यार देखो 2-3-4 चीजों का अगर आपने ध्यान नहीं रखा ना तो यार मैं आपको कुछ भी बता दूं, कितना भी अच्छा आप पढ़ लेना, कितना भी अच्छा आपको मैं सिखा दूं, कुछ भी तुम कर लेना, स्टिल कहीं ना कहीं तुम अपने डिजायर्ड स्कोर तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। और वो 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? सबसे पहले तो यार समझिए कि हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको सब पर इक्वली फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज केमिस्ट्री मेरा फेवरेट है, जस्ट बिकॉज बायो मेरा फेवरेट है, आप फिजिक्स मैं सिर्फ वही एक सब्जेक्ट पढ़ता रहूं, गलत है। आपको समझना होगा कि यार सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो तीनों ही सब्जेक्ट्स में बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले सकते। और फिर मैं आपको बता दूं कि यार नीट जैसे एग्जाम में ना नो डाउट कि बायोलॉजी का 50% वेटेज रहता है, हाईएस्ट वेटेज रहता है। बट देन रियलिटी इज कि अगर आप पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल का डेटा उठा के देखोगे, बच्चों का इंटरव्यू सुनोगे, तो सारे बच्चे यही बोलते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया, रह गया। तो बेटा इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो थोड़े से टफ लगते हैं आपको सब्जेक्ट है ना, आप उन पर स्टार्टिंग से फोकस कर रहे हैं। बच्चे क्या है, शुरुआत में जब प्रिपरेशन करते हैं तो उनको कोई एक सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, मान लो केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, बायो अच्छी लग रही है, तो बस पूरा टाइम उसी पर ध्यान है। आपको समझना होगा कि जिसमें वो स्टार्टिंग का ही टाइम होता है जहां पर आप अपनी वीकनेस को पहचान कर साइमल्टेनियसली उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। इसी के साथ आप सीधा ऐसे ऊंची छलांग नहीं मार सकते, यानी कि आपको बेसिक से ही शुरुआत करनी होगी, वरना तो चाहे तुम खुद को कितना भी स्मार्ट समझते हो बेटा, इवेंचुअली आपको ऐसा लगेगा कि हम चीजें रट रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा, और रट्टाफिकेशन से नीट जैसे एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। और प्रैक्टिस का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तुम्हें कितना भी एक क्लास का लेक्चर मिल जाए, कितना भी बढ़िया से बढ़िया तुम्हें टीचर मिल जाए, सब कुछ तुम्हें मिल जाए, पर अगर तुम खुद से घर पर हर दिन की तुम्हारी हैबिट नहीं होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो फिर वही है कि आप अपने डिजायर्ड स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उसी के साथ साइमल्टेनियसली रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोच रखना कि मेरी पूरी क्लास 11 हो जाएगी फिर रिवाइज करेंगे, पूरा ही हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं होता। आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ पिछले चैप्टर्स को आपने रिवाइज करते जाना है। किसी तरह अपने दिन भर के स्केड्यूल में या वीकेंड्स पे आपको वो स्लॉट रखना है खाली कि जो चीज आती है वो वापस रिवाइज करूंगा, उसके नोट्स हो, उसके क्वेश्चंस हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, ठीक है।
अब देखो, सबसे पहले मैं आपको, सिंस आई एम अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट और मैं पिछले 5 साल से नीट यूजी में स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ, उनकी इस जर्नी में जुड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि यार देखो, केमिस्ट्री में ना नीट 2026 में अगर तुम्हें कहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज कि अगर तुम्हारा क्लास 11th वेस्ट हो चुका था तो बेटा उसका सबसे हाईएस्ट इंपैक्ट कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब अगर तुम्हारी क्लास 11th वेस्ट हो गई तो तुम 100% अगर सही चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो बेटा 100% आप ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब्जेक्टिव ऐसा है, यहाँ आपको दिमाग चलाना पड़ता है। तुम दुनिया की सारी नेम रिएक्शंस लर्न करके भी चले जाओ, तुम्हें जो 12th में पढ़ाया तुम उसको मान लो तुम्हारी रेक्टिफिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तुमने लर्न भी कर लिया, बट आप प्लेन लर्निंग के बेसिस पर ऑर्गेनिक में आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, सबस्टेट अलग आएगा, कुछ रिएजेंट अलग आएगा, और जब टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे ना, टर्म्स ऐसे बाउंसर की तरह तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगे। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है और बहुत आसान है। बस वही बात है ना कि आपको सही डायरेक्शन में चलना है। मैं जानती हूँ आप लोग सब मेहनत बहुत करना जानते हो, चाहते भी हो कि यार हमें अभी सही गाइडेंस मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, तो बस हम उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। एंड आई एम ग्लैड कि आप इस वीडियो तक पहुंच पाए, क्योंकि तुम सोचो तुम्हारा इतना सारा कंपटीशन तो वैसा है जिसको ये पता ही नहीं है, जो सीधा क्लास 12th में आएंगे और जी जान लगाने की कोशिश कर देंगे और एंड में उन्हें रियलाइज होगा कि यार नहीं हो पा रहा है ना, समझ नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी नहीं समझ आएगा कि हमें पता आ क्यों नहीं रही है चीजें इतना मेहनत करने के बाद भी। तो उसके पीछे का एक बड़ा रीजन होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट वैसा है कि यहाँ पर एक चीज से दूसरा चीज आपस में लिंक्ड है, यानी कि सब कुछ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और इसीलिए अगर मैं सही सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रही होगी तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितनी भी जान लगा लूं, मेरे को ऊपर की चीज, मेरे को आगे की चीज समझ नहीं आने वाली है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो ना, तुमने देखा होगा तुम्हारे सामने बहुत सारे टर्म्स आते हैं, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इसका अटैक यहाँ हो जाएगा, और तो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, पैरा, मेटा, एक्सेट्रा, है ना बेटा। ये सारे टर्म्स बिल्कुल तुम्हारे ऊपर से ऐसे बाउंसर की तरह जाएंगे अगर तो आपने इसको नहीं सीखा होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्या करना है, क्लास 11th में हमारे पास एक चैप्टर है विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर ये जितने टॉपिक्स आते हैं ना, तुम्हें उसको कवर करना है, और उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं एनसीईआरटी बिल्कुल भी काफी नहीं है, यस, है ना। बाकी देखो और कुछ भी हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो का कोई भी चैप्टर या दूसरा कोई भी चैप्टर हो, एनसीईआरटी को कवर करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा एनसीईआरटी एक तरह से ना ऐसा बुक है कि आप उसको बाद में एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि मैंने सब कुछ किया क्या नहीं, लेकिन आपको उसको पढ़ने से समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर सफिशिएंट एग्जाम्पल्स नहीं है और एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया है। तो इसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक बढ़िया गुड क्वालिटी लेक्चर की, एक बढ़िया लेक्चर की, एक बढ़िया एजुकेटर की, एक बढ़िया टीचर की, जो कि आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाए और फिर साथ साथ उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दे। देखो यार, वैसे तो तुम चाहोगे, अगर तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, मैं इसका एक डेडिकेटेड सेशन लेने के लिए तैयार हूं। वेरी क्लोज टू 3 घंटे के आसपास में मैं आपका ये सारा कवर करा दूंगी, जिसमें कि हम ऑल द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि जरूरी है क्लास 12th को पढ़ने के लिए, वो सारा कवर कर लेंगे। इससे पहले कि मैं ऑर्गेनिक की और बात करूं, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पर हम चले, मैं आपको बता देती हूं कि देखो यार, अगर तुम चाहते हो कि और स्पेशली अगर तुम अपना 100% देने के लिए तैयार हो, और अगर तुम अपना दिमाग खर्च करना चाहते हो वाकई सब्जेक्ट के ऊपर, चीज़ों को सीखने के ऊपर, मार्क्स लाने के ऊपर, ना कि साल भर में हज़ारों वीडियोस देखनी है, मुझे खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, मुझे खुद से खुद टाइम टेबल बनाना है ना। अगर तुम चाहते हो कि पहले से ही कोई एक्सपीरियंस्ड टीम तुम्हारे लिए हर चीज स्ट्रीमलाइन कर ले, तुम्हारे लिए हर चीज तैयार कर दे कि देखो इस टाइम ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इस समय तक इतना सिलेबस हो जाएगा, यहां तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, हर संडे आपको टेस्ट देना है, सारा स्टडी मटेरियल अगर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो बेटा अभी आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप जस्ट फॉर ₹4499 आपने इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ये जो आपकी फेवरेट टीम है, टीम टाइटन्स, हमारा यार ये नेक्सस बैच आ रहा है जो कि अभी स्टार्ट हो जाएगा 7th ऑफ अप्रैल से। 7th ऑफ अप्रैल आज है, बट बेटा इसमें क्लासेस जो है ना प्रॉपरली कल से स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैं चाहूंगी एक भी बच्चा इसको मिस ना करे, क्योंकि देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, मई में शुरुआत करेंगे या 2025 के एग्जाम के बाद, बट आप ये भूल जाते हो कि टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो समय है ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का ये जो गैप तुम्हें मिलेगा बेटा, इसी
ही टाइम के अंदर वो जो 11th के बेसिक्स तुम्हारे हिले हुए हैं ना, उनको तुम ट्रैक पे लेकर आ सकते हो। तो तुम सोचो कि यार ये एक रेस है, और रेस में जो पहले भागना शुरू कर देगा फिर उसके जीतने के चांस भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर दिसंबर तक आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का सिलेबस फिनिश हो जाता है। 2 से 3 बारी अगर तुम इस बैच को ज्वाइन करोगे तो इसी बैच में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा। क्लास 11th क्लास 12th हम साइमल्टेनियसली करते हैं। हम ये मान के चलते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, तो बिल्कुल क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत होती है। क्लास 11th के वैसे चैप्टर जिनके ऊपर 12th डिपेंडेंट है उनको फटाफट से फिनिश करके फिर हम क्लास 12th के टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, तो तुम्हारे बोर्ड्स भी मैनेज हो जाते हैं। और तुम सोचो दिसंबर, हद से हद जनवरी तक जब सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा तो तुम तो बोर्ड्स के लिए भी रेडी हो गए ना। और बोर्ड्स का जो सिलेबस होता है वो 2 लेवल नीचे ही रहता है आपका नीट एग्जाम से, है ना। बस आपको चीजों को इलैबोरेट कर सब्जेक्टिव मैनर में लिखना पड़ता है, तो साइमल्टेनियसली आपकी उसकी भी तैयारी हो रही होती है। यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि बेटा कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। कल मेरी उसमें पहली क्लास भी है, फिजिक्स के और जो है बायोलॉजी की भी पहली क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आई डू नॉट वांट कि कोई भी बच्चा इसको मिस करे। और मैं जानती हूँ अगर तुम्हें ऑनलाइन तैयारी करनी है बेटा, घूम फिर के इधर उधर सब देख के तुम इधर ही आ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ आएगा कि नथिंग बेटर देन दिस। ऑल्सो ध्यान रखना कि जब आप कोड यूज करते हैं AK लाइव, सिर्फ तभी आपको मेरे पूरे स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिलता है। जितनी भी फॉर्मूला शीट्स हैं, रिएक्शन चार्ट्स हैं, माइंड मैप्स हैं, ये सब कुछ का एक्सेस मिलता है उस बच्चे को जो कि प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है वाया द कोड AK लाइव। उसका लिंक भी तुम्हें मिल जाएगा इन द कमेंट सेक्शन। तो देखो ऐसे माइंड मैप, सुपर नोट्स, वो भी जो आकांक्षा मैम ने ये बनाए हैं, वो देखते ही आपको फील आ जाएगा कि येस दीज हैव बीन क्यूरेटेड बाय आकांक्षा मैम, क्योंकि बिल्कुल जैसे मैं क्लास में पढ़ाऊंगी वैसे ही फॉर्मूला शीट्स, वैसे ही सब कुछ आपको दिखेगा। तो यार देखो कमेंट सेक्शन में लिंक है। मैं चाहूंगी कि आप इस जर्नी में, अगर तो तुम सीरियस हो, अगर तो तुम वाकई चाहते हो कि यस हम अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, बस हमें ज़रूरत है सही गाइडेंस की, सही सही डायरेक्शन की, देन नथिंग बेटर देन दिस। तो मैं चाहूँगी कि कल से हमारी मुलाकात हो रही हो हमारे लाइव क्लासेस में, है ना। और बेटा अच्छा एक बात और, बहुत सारे बच्चों को लगता है मैम टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल अलग से खरीदना होगा, क्रैश कोर्स फिर एग्जाम पास आता है तो क्रैश कोर्स आता है, जैसे प्रैक्टिस कोर्स आता है, रिवीजन। बेटा कुछ अलग से खरीदना नहीं होगा। यानी कि अगर तो तुम अनअकैडमी का 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो साल भर में तुम्हें सब कुछ मिल जाता है अनअकैडमी पर। फिर साल भर में मान लो मेरा 1 महीने बाद कोई नया बैच आ रहा है, हमारी पूरी टीम का कोई नया बैच आ रहा है, अनअकैडमी में जितने एजुकेटर्स हैं उनके कोई नए नए बैचेस आ रहे हैं, तुम्हें सबका एक्सेस मिलेगा, सबकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, सबका स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज जो भी आएगी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जो आज है वो भी। और बेटा जो साल भर के ड्यूरेशन के दौरान नए नए कोर्सेज आएंगे उन सभी का एक्सेस तुम्हें मिल रहा होगा, ठीक है। फिर देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो यार ये वो वाले टॉपिक्स हैं जिनके बिना क्लास 12th आएगी नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग जो है ना बेटा, बिना केमिकल बॉन्डिंग पढ़े तो आपको GOC समझ नहीं आएगी, और बिना GOC के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो एक्चुअली क्या आपको सीक्वेंस ही वो फॉलो करना पड़ता है। दैट इज द रीजन हमारे बैचेस में, चाहे आप 2 years के बैच में इनरोल कराओ, चाहे 1 year बैच में इनरोल कराओ, चाहे ड्रॉपर्स बैच में इनरोल कराओ, हम सभी टीचर सबसे पहले क्लास 11th के ही वो फंडामेंटल चैप्टर्स के साथ शुरुआत करते हैं। पर हाँ कोई बच्चा मान लो खुद से तैयारी कर रहा है और उसको पता ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बेटा आपको पहले ये वाले टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद ही तुम क्लास 12 पढ़ना स्टार्ट करना, तभी हो पाएगा। जो ऑर्गेनिक में बता दिया वो भी, जो इनऑर्गेनिक में बता दिया वो भी, एंड इसी के साथ पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल समझ आएगी तो केमिकल बॉन्डिंग समझ आएगा, केमिकल बॉन्डिंग समझ आएगा तो GOC समझ आएगा। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो यार इसमें जो है ना कोई डाउट नहीं है कि इसमें मैथमेटिक्स होता है ना। और मैं मान सकती हूँ कि हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बायो लेते इसलिए कि हमारा तो जो है मैथमेटिक्स वीक है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तो बेटा उसके लिए ना हमारे पास ये लॉग, एंटी लॉग, यूनिट कन्वर्जन, शुरुआत में जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तो पहले ये वाले टॉपिक्स आपके लूंगी। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपको नहीं पता 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल्स में कितना होता है। मैं मानकर चलती हूँ तुम्हें नहीं आता, तो हम बिल्कुल वहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अलग से तुम्हारे, और जो लॉग एंटी लॉग आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन बेटा ये यूज होता है। तो आपको फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी जितना बेसिक मैथ यूज होता है पहले मैं वो आपको सिखा दूंगी, और फिर तुम्हें जिंदगी में उससे आसान मैथ और कोई नहीं लगेगा, ठीक है। देन दीज आर द चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो कि आपको आने चाहिए, स्पेशली उनमें ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। जैसे यार मोल कॉन्सेप्ट है, पूरा मोल कॉन्सेप्ट भाई तुम्हें 1000 जगह यूज होता हुआ दिख जाएगा।
कहने का मतलब है कि हर जगह आप मोल कॉन्सेप्ट कहीं ना कभी आ जाएगा कि हर चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो क्लास 12th का हो चाहे उसमें नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको कैलकुलेट और नंबर ऑफ मोल्स वो करना ही करना पड़ेगा। फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, बेटा आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, नॉट पीरियोडिक टेबल बल्कि अटोमिक स्ट्रक्चर से क्वांटम नंबर्स आते होंगे तभी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना सीख पाओगे, और क्वांटम नंबर्स आते होंगे तभी आपको एक्चुअली फील हो पाएगी केमिस्ट्री जो तुम बाकी का आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर ये आपके पास चैप्टर्स आते हैं कहाँ से भला, ये गलत लिखा है, तो ये आते हैं आपके पास बेटा चैप्टर इक्विलिब्रियम से, और ये कहाँ से है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, गॉट इट। तो इक्विलिब्रियम भी आपका काफ़ी बारी, जैसे कि के के बी के डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये ना तुम्हें सब यूज़ होता हुआ दिखेगा थर्मोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स है क्लास 12th का चैप्टर, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपके यूज़ हो रहे होंगे। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जिनके बिना आप सोच भी नहीं सकते हो क्लास 12th की आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब ऑल एंड ऑल ये पूरी पिक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है उसमें ज़रूरी है कि पहले तो आपने जो है क्या किया है बेटा, पहले आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करते ही क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लर्न करने से कुछ होता नहीं है, उसको पढ़ने की लैंग्वेज ही अलग है, पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, फिर सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार लगता है, फिर आप एक चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर में आप कॉन्सेप्ट सीखते हो कि मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या है, मैकेनिज्म्स क्या है, फिर तुरंत आपको साइमल्टेनियसली उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और बहुत मजा आएगा, क्योंकि एफर्ट आपका मिनिमम जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो रिवीजन करने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हें सब पहले से ही आता होगा। इसी के साथ रिएक्शन चार्ट आपको जरूर पहले से बनाकर रखना चाहिए। इनफैक्ट मेरे जो मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मैं एनीवेज जो है रिएक्शन चार्ट खुद ही प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि यार नेम रिएक्शंस ध्यान रखनी पड़ती है। अब कौन सी नेम रिएक्शन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में इंटर कन्वर्ट हो रहा है, फिर कौन सा रिएजेंट हमने यूज किया है, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। शुरुआत से जब आप टारगेट बना के चलते हो कि मेरे पास टोटल 47 जो है रिएक्शंस हैं, और 47 में से आप टारगेट लेके चलते हो कि 3 एक दिन में, 3 एक दिन में, 3 एक दिन में, है ना, तब जाके आपका एंड तक आते आते इतनी बार तुम उसको कर चुके होते हो कि यार बिल्कुल ऑन योर टिप्स आ जाती है और बहुत मजा आता है। सारे रिएक्शंस एनसीईआरटी की हमें करनी है, जैसे मैंने आपको बताया वेरी क्लोज टू 48 या 47 के आसपास तुम मान के चल सकते हो। बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डीपीपीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां पर जितने स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, मतलब जितनी अच्छी बुक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहां से हमने सारे क्वेश्चन आपके लिए उस डीपीपी में अलाइन कर दिए होते हैं सही सीक्वेंस में, और बस फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बियॉन्ड आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री, नो डाउट कि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, काफ़ी हद तक फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट होता है, तो वैसे ही अप्रोच भी होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ से न्यूमेरिकल्स की होती है, तो शुरुआत से आपको थोड़ा वैसा अप्रोच रखना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करते हैं, फॉर्मूला शीट्स आप पहले से प्रिपेयर करके रखो, है ना। फिर इसी के साथ यहाँ पर भी आपको ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला लर्न कर लिया। पता है कितनी बारी तो क्या होता है कि बच्चों को फॉर्मूला लर्न है, सब कुछ पता भी है कैसे करना है, बट क्वेश्चन पढ़कर यही नहीं समझ आता कि इसमें लगाना क्या था, कौन सा फॉर्मूला लगाना था, है ना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे फेस करते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ रट लिया, है ना, समझा तो है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा आपको कि कहाँ पर कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है। उसके लिए सही कॉन्सेप्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट होता है। फिर भाई जितनी ज़रूरत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस की है, जितनी ज़रूरत इनऑर्गेनिक में प्रैक्टिस की है, उसकी डबल ज़रूरत फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस की पड़ती है। ऑर्गेनिक में भी काफ़ी हद तक आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट स्टिल क्योंकि तुम थोड़े एक तो मैथमेटिक्स में वीक भी होते हो, है ना, और क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी तो जल्दी जल्दी हाथ चलता है, जल्दी दिमाग चलता है, कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बेटर हो जाती है। इनऑर्गेनिक में 100% एनसीईआरटी सेंट्रिक अप्रोच चाहिए होती है। भाई तुम एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लो। इनफैक्ट अभी मैंने 25 के लिए ऐसे एनसीईआरटी हाईलाइट्स भी इस चैनल पर डालना शुरू किया है, तुम एक बार देख सकते हो, जहाँ पर एनसीईआरटी की जितनी इंपॉर्टेंट लाइन्स है मैं खुद ही बच्चों को कवर करा देती हूँ। तो मेरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी वैसे भी अगर आप मेरे बैचेस में होंगे तो तुम्हें मिल जाएगी, बस उतना एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ। रेस्ट ऑफ दैट तो हम अपने जो डिटेल लेक्चर्स होते हैं उसी में कवर कर लेते हैं। फिर यार यहाँ पे क्या अप्रोच होती है, टॉपिक पढ़ा, है ना। अब इसमें क्या होता है, ऐसा लगता है इतनी सारी चीज़ें लर्न करने वाली, इतनी सारी चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली, तो हम करते क्या, हमने कोई टॉपिक पढ़ा, साइमल्टेनियसली उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर साथ साथ मतलब पता चल जाता है जो पढ़ा उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिर साथ साथ हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, या फिर जैसे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है बाय एमटीजी, उस तरह के बुक्स आप रेफर कर सकते हो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर
जब हम ये डिटेल्ड सिलेबस कवरेज पर फोकस करते हैं तो जैसे आपके मान लीजिए 2 वीक्स में आपके ये सेट नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो फिर बाय वीकली यानी कि महीने में 2 बार आपका टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है और फिर तुम्हारी AIR आती है कि बैच के सभी बच्चों में तुमने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो उसकी लिंक तो बेटा आपको मिल ही जाएगी इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी जो है कल से आपका बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो कल से आपकी डिटेल्ड क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड एक बार ओवरव्यू ले लो कि हमारे पास केमिस्ट्री में ये 21 चैप्टर्स हैं कुल मिला के, तो टफ काम तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले 30 चैप्टर्स हुआ करते थे, आपको पता है 2024 से पहले 30 चैप्टर्स होते थे केमिस्ट्री में। इतने सारे चैप्टर्स जो है पूरे ऐसे स्क्रैप ऑफ कर दिए, पूरे डिलीट कर दिया आपके सिलेबस से। तो तुम तो लकी हो, लिमिटेड सिलेबस है, तुम ज़्यादा जो है एक चीज़ को अच्छे से करने में टाइम लगा सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं रेड जोन वाले, ये वैसे चैप्टर्स है जिनकी वेटेज तो हाई होती है, बट साथ साथ इनको करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। बड़े चैप्टर हैं तो एफर्ट बहुत ज़्यादा जाता है, टाइम भी ज़्यादा जाता है। ये ग्रीन जोन वाले वो वाले चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज होने के बावजूद भी अच्छे यूनिट है इन द सेंस कि टाइम उतना नहीं लगता उनको कवर करने में जितना रेड जोन वाले, लेकिन मार्क्स आपको उतने ही दिला के लेकर जाते हैं। यानी कि मार्क्स वेटेज वाइज देखे जाए तो यहाँ से गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये पिंक जोन वाले यूनिट पे वैसे चैप्टर्स हैं जो हल्के फुल्के हैं, मज़ेदार हैं, आसानी से तुम्हारे मार्क्स से देते हैं, जिनको आपको डेफिनेटली जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रैंक बूस्टर्स होते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता सा क्वेश्चन आ जाता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता, फुल मार्क्स तुम लॉक कर सकते हो। सो ये पिंक जोन यूनिट्स आपके सॉर्ट ऑफ रैंक बूस्टर यूनिट्स होते हैं, जहाँ से आएगा ही आएगा क्वेश्चन और आसानी से मार्क्स आपको दिला के चला जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि यार एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ क्लास 11th क्लास 12th को साइमल्टेनियसली बैलेंस करते हुए, ध्यान रखते हुए कि क्लास 11th के आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, साल भर की ड्यूरेशन में तुम्हारा 11th और 12th अच्छे से कवर हो जाए, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर तो खुद से तैयारी कर रहे हो, जो टॉपिक्स मैंने केमिस्ट्री के लिए बताया बेटा, सबसे पहले वहां से शुरुआत करो और फिर उसके बाद जो है अपने 12th पे लग जाओ। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें स्टार्टिंग से टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना 100% देना है, जो बन पड़ेगा करेंगे, और कहीं भी वो छोटी भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है कि अगले 6 महीने बाद हमें रियलाइज हो कि ठीक है यार मुझे बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए था, या काश एक बार भी मैम की बात ये वाली सुन लेता, या काश मैं ऐसे कर लेता, काश की कोई गुंजाइश ना हो, साल भर की तैयारी वैसी हो, तो आज जो आपके पास समय है उसका भी वाइज यूटिलाइजेशन करो, है ना। बाकी इसी के साथ विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट, होपिंग टू सी यू ऑल इन माय क्लासेस। एंड बाकी भी यार जैसे भी आप जहाँ से भी अपनी तैयारी करते हैं, ज़रूर से मैम तो आपको थ्रू आउट योर जर्नी आपका सपोर्ट करती ही रहेंगी, और फिर भी आपको कुछ लगता है अभी इस समय पे मैम आपके लिए कुछ कर सकती है हमारे नीट 2026 एस्पिरेंट के लिए, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में, तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं हर कॉमेंट को खुद से रीड करूँगी एंड आई विल मेक श्योर कि मैं जितना बन पड़े यार अपनी कैपेसिटी में उतनी आपकी मदद कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।